नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत उच्चावच निरूपणों का अध्ययन करेंगे। उच्चावच निरूपण किन किन विधियों से किए जाते हैं, उच्चावच किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। उच्चावच प्रदर्शन की विधियों से अभिप्राय मानचित्र की उन विधियों से है जिनके माध्यम से धरातल की स्थल आकृतियों को मानचित्र पर दर्शाना होता है। धरातल पर अनेकानेक स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, कहीं ढाल, कहीं गहरी घाटियों के ढाल, तो कहीं आसमान ढाल पाए जाते हैं। स्थल आकृतियों का भूगोल में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अतः स्थल आकृति या त्रिविम आकृति लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में होने के कारण एवं द्वितीय सतह पर प्रदर्शन करना मुश्किल था, लेकिन अब इन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित करना संभव हो पाया है। इस इकाई में हम उच्चावच प्रदर्शन की विभिन्न विधियों का चित्रों के माध्यम से वर्णन करेंगे या अध्ययन करेंगे। उच्चावच प्रदर्शन की विधियाँ। उच्चावच प्रदर्शन की विभिन्न विधियां हैं। इन विधियों में मुख्यतः दो भागों में इनको विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक, गुण प्रधान विधियां और दूसरा है गणितीय विधियां। गुण प्रधान में उसके किसी निश्चित गुण का उसमें परिलक्षण होता है और गणितीय विधियों में गणितीय विधियों का उपयोग किया जाता है। इन दोनों विधियों का उपयोग करने पर मिश्रित विधियां हो जाती हैं। इन विधियों को भी कई उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार से इस टेबल से जाहिर होता है, स्पष्ट होता है। उच्चावच प्रदर्शन की विधियाँ, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। इसमें नंबर एक है गुण प्रधान विधियाँ, जिसमें किसी क्वालिटी का या उसका गुण का स्पष्ट ज्ञान होता है। दूसरा है मात्रा प्रधान या गणितीय विधियाँ और तीसरी है मिश्रित विधियाँ। गुण प्रधान विधियों में आपके आती हैं हैस्यूर, पर्वतीय छायाकरण, स्तर छायाकरण या रंजन विधि, ट्रैकोग्राफी की विधि और आकृतिक विधियाँ। मात्रात्मक विधियों में आपके स्थानिक ऊंचाइयाँ, स्पॉट हाइट्स, तलचिन्ह, बेंचमार्क, त्रिकोणमितीय स्टेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन, आकृति रेखाएं, फॉर्म लाइन और समोच्च रेखाएं, कंटूर लाइंस। मिश्रित विधियों में आपके आती हैं समोच्च रेखाएं तथा हैस्यूर, समोच्च रेखाएं और स्थानांकित ऊंचाई तथा हैस्यूर, समोच्च रेखाएं, आकृति रेखाएं तथा स्थानिक ऊंचाइयाँ, समोच्च रेखाएं और पर्वतीय छायाकरण, समोच्च रेखाएं और स्तर आभाएं। तो ये मिश्रित विधियां हैं। अब हम प्रत्येक विधि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। वो कहते किसे हैं, वो किस प्रकार से बनाई जाती है और मानचित्र पर किस प्रकार से वो नजर आती है। नंबर एक आता है गुण प्रधान विधियां। इस प्रकार की विधियों के दृश्य प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है, अतः इसे त्रिविम विधि या पिक्टोरियल मेथड भी कहा जाता है। पहले आकृतियाँ स्थल आकृतियाँ लक्षणों के अनुरूप ही दृश्य प्रस्तुत किया जाता था। ऊंचे व निम्न धरातल के बीच अंतर स्थापित करने के लिए कुछ आकृतियाँ मानचित्र में बना दी जाती हैं। सन 1503 में फ्रांस निवासी डी विंस ने एक छोटे से प्रदेश के मानचित्र में वहाँ की पहाड़ियों को दर्शाने का प्रयास पहली बार किया। फिर 17वीं शताब्दी में ज्यूरिच स्विट्जरलैंड निवासी गिरजर्स ने किया। उच्चावच प्रदर्शन हेतु प्रारंभ में तकनीकी एवं गणितीय सुविधाओं के अभाव में गुणात्मक विधियों का उपयोग किया गया। कुछ प्रमुख गुणात्मक विधियां निम्न प्रकार से हैं। नंबर एक है हैस्यूर प्रणाली, जिसकी आपको एक सीट भी तैयार करनी है। हैस्यूर विधि उच्चावच को प्रदर्शित करने की रेखाएं होती हैं जो अनुरूप दिशा में खींची रहती हैं। 17वीं शताब्दी में ढाल क्रम को विभिन्न मोटाई की कटी हुई रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, परंतु इसका व्यापक उपयोग 18वीं सदी के यूरोप के मानचित्रों के लिए हुआ था। परंतु इस विधि को आधुनिक स्वरूप देकर गणितीय आधार पर मूल सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादन श्रेष्ठ ऑस्ट्रिया के रेहमान नामक एक सैन्य अधिकारी को दिया जाता है। तो जो आपका हैस्यूर प्रणाली है, ये सबसे पहले रेहमान नामक जो सैन्य अधिकारी है उसने इसको प्रयोग किया और उसी के इसने इसके जन्मदाता है। 19वीं शताब्दी में सैनिक सर्वेक्षणों में इसका अत्यधिक उपयोग हुआ। इस विधि में छोटी छोटी व बड़ी ऊंचाई की स्थल आकृतियों को बड़ी सुगमता पूर्वक दिखाया और पहचाना जाता है। अतः नेपोलियन बोनापार्ट जैसे सेनाधिकारी और शासक ने इसे बहुत सराहा और उपयोग किया। हैस्यूर विधि में ढाल की दिशा में रेखाएं बनाई जाती हैं
जहाँ तीव्र ढाल होता है वहाँ रेखाएं मोटी एवं निकट होती हैं, और जहाँ ढाल कम होता है वहाँ रेखाएं बारीक और दूर दूर होती हैं। इन रेखाओं की लंबाई समान होती है लेकिन मोटाई भिन्न होती है, यहाँ तक कि 45 डिग्री या उससे अधिक ढाल के लिए इन्हें परस्पर मिला दिया जाता है। कहने के मतलब एकदम डार्क स्पॉट हो जाता है। प्रत्येक हैसूर की सतह मोटाई के ढाल की मात्रा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसके लिए लेहमान ने निम्न सूत्र की सहायता ली जाती है: चौड़ाई बटे रेखाओं का मध्यांतर बराबर प्रवणता का कोण बटे 45 डिग्री माने प्रवणता का कोण। इस प्रकार 45 डिग्री से अधिक प्रवणता होने पर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। लेहमान की उपयुक्त विधि से में परिवर्तन करके हैसूर विधि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लियांस विधि अपनाई गई। इसमें रेखाओं की मोटाई को इस प्रकार संतुलित किया जाता है कि 60 डिग्री तक का ढाल प्रदर्शित किया जा सके। इस विधि में जहाँ समतल भाग होते हैं वहाँ रिक्त छोड़ा जाता है। इस विधि को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रकाश की स्थिति कागज पर उत्तर पश्चिम की दिशा में मानी जाती है और इसके विपरीत दक्षिण पूर्व भाग में छाया रहती है। अतः मानचित्रों का त्रिविमीय आकृति का बोध होने लगता है। आपको इस प्रकार का डायग्राम, यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं, ये जहाँ पर ढाल अधिक है वहाँ पर डार्क और अधिक बनी हुई है, जहाँ पर बिल्कुल समतल है वहाँ पर नहीं बनाई जाती। तो इससे आपको देखकर इस प्रकार से हैसूर विधि के नाम से आपको एक सीट तैयार करनी होगी, जिसमें आपको हेडिंग लिखना होगा हैसूर मेथड, और इसके द्वारा किसी जगह के ढाल को प्रदर्शित किया गया है जहाँ पर बिल्कुल साफ है वहाँ पर कोई ढाल नहीं है, समतल क्षेत्र है, और जहाँ पर ये मिली हुई है यहाँ पर ताव ढाल बहुत अधिक है। तो इसके द्वारा हमें एक सीट हैसूर विधि की इसी को हम कॉपी करते हुए बनाएंगे। हैसूर विधि के गुण एवं दोष। हैसूर विधि सापेक्षिक ढाल प्रदर्शित करने की एक सरलतम विधि है। नंबर 2, इसमें मानचित्र पर त्रिविमीय आकृति का बोध होने के कारण इसे सामान्य लोगों और अशिक्षित सैनिकों की समझ में आसानी से आ जाता है। नंबर 3, ऊंचे और निचले भागों का स्पष्टीकरण आसानी से हो जाता है। छोटी छोटी स्थिर आकृतियां जैसे टेकरी, बालू का टिब्बा, असमतल या विभिन्न ढाल के क्षेत्र भी इस विधि से बने मानचित्रों से आसानी से दर्शाए जा सकते हैं। इसमें संकेत सूची का सहारा नहीं लेना पड़ता। नेक्स्ट है, इस यदि किसी पर्वतीय भूभाग में समोच्च रेखाओं के मध्य अधिक अंतराल होता है तो उनके मध्य में साधारण ऊंचाई वाले ढाल व आकृतियां नहीं दिखाई जा सकती। ऐसी अवस्था में समोच्च रेखाओं के मध्य हैसूर रेखाओं का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इस विधि में उपयोगिता में वृद्धि करने हेतु नवीन मानचित्रों में इन्हें हल्के रंगों की पृष्ठभूमि में बनाते हैं तथा फिर उस पर गहरे रंगों की सहायता से अन्य विधियों के अन्य विवरण प्रदर्शित किए जा सकते हैं, जैसे हैसूर के साथ आभा विधि, स्थानांकित ऊंचाई, स्पॉट हाइट्स, नवीन प्लास्टिक आभा विधि आदि। हैसूर विधि के दोष। यह विधि बड़ी मापनी पर बने मानचित्रों के लिए उपयुक्त है। छोटी मापनी पर बने मानचित्र में हैसूर रेखाओं द्वारा उच्चावत प्रदर्शित करना अत्यंत कठिन होता है। नंबर 2, हैसूर से बने मानचित्रों में निरपेक्ष जानकारी नहीं मिलती है। नंबर 3, इन पर ऊंचाइयां अंकित नहीं होने की वजह से ढाल का स्पष्ट व शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। इनमें केवल ढाल क्रम का ही अनुमान लगाया जा सकता है, केवल अनुमान ही लगता है। नेक्स्ट है, लेहमान विधि में 45 डिग्री तथा लियांस में 60 डिग्री से अधिक ढालों वाले भागों को नहीं दिखाया जा सकता। नेक्स्ट है, इसमें रेखाओं के द्वारा पर्वत शिखर, झील, समतल भागों को रिक्त छोड़ दिया जाता है, इसलिए पर्वत शिखर और समतल भागों को समझने में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, ये व्यवस्था बहुत श्रमसाध्य है। इसमें न केवल मानचित्रकार के धैर्य की परीक्षा होती है बल्कि बार बार गणितीय परिकल्पन भी करना पड़ता है। अतः हैसूर मानचित्रों की रचना में बहुत लंबा समय और अधिक धन खर्च होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में ये सभी प्रकार के सैनिक और असैनिक मानचित्रों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। और लास्ट है, इन रेखाओं के द्वारा मानचित्रों पर स्थान बहुत घिर जाने से अन्य विवरण नहीं दिए जा सकते। तो इनको देखकर इसमें कुछ इसके गुण और इसकी जो मेरिट थी उनको स्पष्ट किया गया है, और इससे हमें एक सीट तैयार करनी होगी हैसूर विधि की आपको अपने रिकॉर्ड के लिए। अगली विधि आती है पर्वतीय छायाकरण विधि, हिल शेडिंग। जैसे आप इसमें मानचित्र में देख रहे हैं, ये बीच बीच में ब्लैक ब्लैक है, ये पर्वत है और उसका जो छाया है, डायरेक्शन है, उसके अपोजिट साइड में इसकी छाया पड़ रही है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में धरातल की छाया को ही ढाल का माध्यम बनाया गया। इस विधि को प्लास्टिक छायाकरण भी कहते हैं। इसमें बनाया गया मानचित्र किसी भी उच्चावच प्रतिरूप का ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ के समान प्रतीत होता है। ये ढाल प्रदर्शक रेखाओं का आधुनिक स्थानापन्न है।
ये विधि कलापूर्ण होती है। यह विधि उच्चावचीय प्रतिरूपों को वास्तविक रूप में न्यूनाधिकता को गहरा, मध्यम और हल्का करके दिखाया जाता है। इसका काल्पनिक आधार प्रकाश और प्रकाश की स्थिति का अनुमान दो प्रकाश की स्थितियों से लगाया जाता है, लंबवत प्रकाश की स्थिति और दूसरा है प्रकाश की तिरछी स्थिति। लंबवत प्रकाश की स्थिति में जब प्रकाश पृथ्वी पर सीधा या लंबवत गिरता है तो हैसूर की भांति पर्वत शिखर, पहाड़ी के ऊपरी भाग, धीमे ढाल भाग में घाटियों के तल आदि समतल प्राय भाग छाया रहित दिखाए जाते हैं। ढाल तीव्र होने के साथ छाया भी गहरी होती है, जबकि मंद ढाल होने के साथ में छाया हल्की छाया से इसको प्रदर्शित किया जाता है। नंबर दूसरा है प्रकाश की तिरछी स्थिति। इसमें चित्रित किए जाने वाले क्षेत्र पर प्रकाश के तिरछे प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। प्राय प्रकाश की स्थिति उत्तर पश्चिम आकाश में 9 से 10 बजे की स्थिति मानी जाती है। बाएं कोने से प्रकाश के निकट भाग हल्की छाया वाले, दक्षिण पूर्व के भाग गहरी छाया युक्त दिखाए जाते हैं। इससे छाया का सही चित्रण नहीं होता। संदर्श स्थूल आरेख की रचना प्रक्रिया का आधार भी प्रकाश की यह प्रभाव उत्पादकता है। इसमें दक्षिण पूर्व के कम ढाल भाग उत्तर पश्चिम के अधिक ढालू भागों से अधिक गहरे दर्शाए जाते हैं, अतः यह एक भ्रामक विधि है। दक्षिण पूर्वी भाग में प्रकाश आने पर इससे प्रदर्शित धरातल को विलोम धरातल कहा जाता है। इस प्रकार पर्वतीय छायांकन विधि रेखा चित्रण का एक उचित माध्यम है। आजकल इसे आकर्षक प्रभावी बनाने के लिए रंगों की आभा विधि के साथ काम में लिया जाता है। पर्वतीय छायांकन के गुण। इस विधि के द्वारा उच्चावच का त्रिआयामी प्रतिरूप उभरता है जो अत्यधिक प्रभावी होता है। नंबर 2, इसमें मापनी का प्रयोग नहीं होने के कारण गणितीय आकलन की आवश्यकता नहीं होती। 3, लघु मापनी पर बने मानचित्रों के उच्चावच निरूपण के लिए विशेष उपयोगी है। 4, विषम उच्चावच वाले क्षेत्रों में उभारों एवं गर्तों का स्पष्ट चित्रण संभव है। 5, उच्चावच की पृष्ठभूमि में यदि सांस्कृतिक और आर्थिक विवरणों को मानचित्र पर प्रदर्शित करना हो तो यह विधि अन्य उपविधियों की तुलना में अधिक उपयोगी है। 6, वास्तविक क्षेत्र में जाकर विभिन्न उच्चावचीय प्रतिरूपों की स्थिति और क्रमबद्धता का अवलोकन करके उस क्षेत्र को तुरंत चित्रण संभव होता है। इसके दोष, इस विधि में प्रदेश विशेष के धरातल का सही ज्ञान नहीं होता एवं दो ढालों के मध्य ठीक सापेक्ष संबंध भी स्थापित नहीं किया जा सकता। नंबर 2, इस विधि द्वारा भू आकृतियों की सतह से ऊंचाई का पता नहीं लग सकता है। 3, छायांकन विधि से मानचित्रों पर अधिक स्थान घिरा होने के कारण अन्य विवरण अंकित नहीं हो पाते हैं। 4, श्वेत भागों से ज्ञात नहीं होता कि यह पर्वतीय शिखर है अथवा घाटी तल, क्योंकि दोनों ही स्थान खाली छोड़ दिए जाते हैं। 5, पर्वतीय छायांकन विधि का उपयोग वास्तव में रेखा चित्रण के साथ साथ एक कला भी है, इसलिए पर्याप्त अभ्यास और प्रकाश की भू आकारों पर प्रभाव उत्पादकता का अनुमान करने पर भी इसका उपयोग संभव है। 6, इस विधि से उच्चावचीय प्रतिरूप तो स्पष्ट हो जाता है लेकिन मात्रात्मक प्रतिरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। तो ये इसके गुण एवं दोष थे। ये एक तरह की ऊपर से दिया गया फोटोग्राफ्स होता है और प्रकाश की डायरेक्शन की इसमें स्थिति से उस पर छाया पड़ती है, जिसको प्लास्टिक छायांकन भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्तर रंजन विधि, लेयर टिंटिंग मेथड। धरातल के स्वरूप को भिन्न भिन्न रंगों से दर्शाने की विधि को रंग आभा विधि कहते हैं। अमेरिका में इसे कलर पाथ मेथड भी कहते हैं। इस विधि में दो समोच्च रेखाओं के मध्य के क्षेत्र भिन्न भिन्न रंगों से दिखाते हैं तो विभिन्न ऊंचाई स्तरों का बोध होता है। इन पट्टियों में ऊंचाई के अनुसार भिन्न भिन्न रंगों की पूर्व निश्चित गहरी या हल्की आभा भरी जाती है, इसलिए इस विधि को लेयर टिंट विधि कहते हैं। प्राय सभी प्रकार के धरातलीय मानचित्रों को 600, 1500, 3000, 6000, 9000 और 12000 फुट जैसी समोच्च रेखाओं में विभाजित करके उनके मध्य भाग को क्रम से गहरे हरे, हल्के हरे, गहरे भूरे, लाल, भूरे व सफ़ेद रंगों से भर दिया जाता है। कुछ विशेष रंगों निम्न प्रकार से इसमें भरे जाते हैं। नंबर 1, समुद्र अथवा अन्य जलाशयों के लिए नीले रंग की गहरे व हल्के परत, मैदानों के लिए हरे रंग के गहरे व हल्के परत, मध्यम ऊंचाई की उच्च समभूमि के लिए पीले रंग के गहरे व हल्के परत, अधिक ऊंचाई की उच्च भूमि व पर्वतों के लिए भूरे कत्थे रंग के गहरे व हल्के परत, अति उच्च पर्वतों के लिए अत्यधिक गहरे भूरे लाल परत और हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए श्वेत एवं नीलिमय रंगों की परत। तो ये इसमें परतें हैं कि किस प्रकार की आकृति के लिए किस रंग की परत हम काम में लेते हैं।
परिवर्तन कितने समोच्च रेखीय अंतराल पर हो इसका चुनाव सावधानी से करना चाहिए तथा समीप के एक संकेत सूची अध्ययन की सुविधा के लिए बनाई जाती है। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन द्वारा प्रकाशित विभिन्न महासागरों के धरातल के 1980 के दशक के मानचित्र इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एटलस भित्ति डेस्क मानचित्रों में धरातली लक्षणों को दर्शाने के लिए लिथोग्राफ तकनीके के आविष्कार के साथ ही इस विधि का अत्यधिक उपयोग होता रहा है। रंग व ऊंचाई का आज इतना अधिक निकट संबंध है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानदंड की सीमा में रख सकते हैं। आधुनिक समय में ऐसे धरातलीय मानचित्र को त्रिविमीय स्वरूप प्रदान करने के लिए उच्च श्रेणी या विशेष प्रकार के मानचित्रों के पर्वतीय खंडों में पहाड़ी छाया विधि को मिश्रित किया जाने लगा है, जिससे अत्यधिक आकर्षक और वास्तविक लगने लगे हैं। स्तर रंजन विधि के गुण। उच्चावच प्रदर्शन करने की अन्य गुणात्मक विधियों की तुलना में यह विधि आज भी धरातलीय मानचित्रों के लिए अधिक लोकप्रिय रही है। नंबर 2, इस विधि में किसी प्रकार की भ्रम की संभावना नहीं रहती है क्योंकि इसमें सारे कलर स्पष्ट और उसमें नीचे इंडेक्स होता है। नंबर 3, निश्चित रंगों द्वारा निश्चित ऊंचाई को दर्शाना है। 4, लघु एवं दीर्घ दोनों प्रकार की मापनियों पर बने मानचित्रों के लिए यह विधि उपयोगी एवं लोकप्रिय है। नंबर 5, वायु मानचित्र वायुयान पायलटों के लिए उपयोगी ताकि उड़ान के समय धरातल का सही अनुमान लगा सके। तो ये स्तर रंजन विधि के गुण थे। आगे आते हैं, नेक्स्ट है स्तर रंजन विधि के दोष। नंबर 1, तेज ढाल वाले भागों में जब समोच्च रेखाएं तेजी से बदलती हैं तो उन्हें उसी तेजी से बदलते रंगों से स्पष्ट नहीं दिखाया जा सकता है। नंबर 2, अधिक धरातलीय अंतर वाले भूभागों के मानचित्रों में ये विधि बहुत सुंदर लगती है, परंतु जिनमें ये अंतर कम होता है वे मानचित्र अधिक सरलता से नहीं बनाए जाते। जहाँ एकदम स्लोप सीधा डाउन होता है तो वहाँ पर समोच्च रेखाएं चेंज हो जाती हैं, लेकिन इस पर हम कलर नहीं भर पाते। नंबर 3, ऊंचे भागों में रंग इतने गहरे होते हैं कि उनमें अन्य विवरणों को उभार नहीं सकते। जब ज़्यादा गहरे या डार्क कलर होते हैं तो उसमें दूसरी चीज़ें हम उसमें लिख नहीं पाते हैं, तो ये इसकी डीमेरिट है। नंबर 4, रंगों की पट्टिकों को देखकर ऐसे पता चलता है कि मानो उसके बीच का भाग एक ही ऊंचाई का हो, जबकि वास्तविक रूप में ये सर्वत्र एक सा नहीं होता है। जब कलर एक पेज से हम भर देते हैं और उसमें वास्तविक धरातल पर वेरिएशन होता है तो उसको हम इसमें नहीं पहचान पाते। तो ये आपके गुण प्रधान विधियां थी। नेक्स्ट आता है मात्रा प्रधान विधियां, क्वांटिटिव मेथड्स। मानचित्र कला की तकनीकी ज्ञान एवं गणितीय सुविधाओं के विकास के साथ साथ मात्रात्मक विधियों का विकास हुआ। नवीन तकनीकी के विकास के साथ ही पश्चिम यूरोप के देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में सहतल आधार मानकर धरातल की ऊंचाइयां निश्चित की जाने लगी। लेकिन फ्रांस में 18वीं शताब्दी में कैसिनो प्रथम के संरक्षण में यह प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुई। इसे गणितीय विधि भी कहते हैं। उच्चावच प्रदर्शन करने की निम्न प्रमुख गणितीय विधियां हैं। नंबर 1 है स्थानिक ऊंचाई विधि, स्पॉट हाइट मेथड, जिसमें स्थान विशेष पर उसकी ऊंचाई लिखते हैं। औसत समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई ज्ञात करके बिंदु अंकित करके ऊंचाई लिख देने की विधि को स्थानांकित ऊंचाई कहते हैं। मानचित्रों पर ऊंचाई प्राय पर्वत शिखरों, मुख्य नगरों, स्थल पर लिखी रहती है। स्थानांकित बिंदु में अंकित ऊंचाई एवं अन्य सर्वेक्षित ऊंचाई को समुद्र तल या औसत तल से मापा जाता है। प्रत्येक बिंदु के समक्ष संबंधित स्थान की समुद्र तल से फुट या मीटर में ऊंचाई लिख देते हैं। प्रत्येक देश का अपना प्रमाणिक औसत समुद्र तल MSL मेन सी लेवल होता है। भारत में चेन्नई मद्रास का प्रमाणिक औसत ज्वार का जो तल ही यहाँ का समुद्र औसत समुद्र तल है, MSL है। इस विधि को उपयोग संयुक्त रूप से अन्य विधियों के साथ करना अधिक उपयोगी होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर आपने जो भी स्थान है, आपने रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा, किसी विशेष प्रकार की जो बिल्डिंग है उस पर देखा होगा कि वो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है। प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर मासत समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है, तो उस जगह की समुद्र तल से कितनी है ऊंचाई है उसको यहाँ पर स्थान विशेष की स्थानांकित ऊंचाई विधि कहते हैं। गुण, जिन भागों के अन्य विधियों के माध्यम से स्पष्ट ज्ञान नहीं होता इसे शीघ्र और शुद्ध ज्ञान हो जाता है। इस विधि में मानचित्र के सर्वोच्च तथा अन्य आवश्यक भाग की ऊंचाई का शीघ्र पता चल सकता है। दोष, इस विधि के द्वारा ढाल का अनुमान नहीं हो पाता। नंबर 2, स्थानांकित ऊंचाई विधि में बिखरे हुए बिंदुओं से न तो समोच्च रेखाएं बनाई जा सकती और न ही सारे भूखंड के धरातल की ठीक ज्ञान होता है। तो ये एक बिंदु लगाकर जहाँ का आपने वो लेवल ज्ञात किया है वहाँ पर हम
दूरी ऊंचाई अंकित करते थे। नंबर 2 है तल चिन्ह विधि, बेंचमार्क मेथड। किसी भवन की दीवार, स्तंभ, नदी, नहरों, पुलों, रेलवे स्टेशनों और लोहे के खंभों पर उस स्थान विशेष की समुद्र तल से ऊंचाई दिखी रहती है, उसे हम तलचिन्ह विधि, बेंचमार्क विधि कहते हैं। मानचित्र पर इन स्थानों को बीएम अक्षर लिखकर उस चिन्ह की सतह तल से फुट या मीटर में ऊंचाई लिख देते हैं। रेलवे स्टेशन पर स्टेशन के नाम के नीचे तल चिन्हों में ऊंचाई अंकित होती है। इन पर उस स्थान की ऊंचाई के नीचे अबोव मीन सी लेवल लिखा होता है। स्थानांकित ऊंचाई और तलचिन्ह विधि में प्रमुख अंतर यह है कि स्थानांकित ऊंचाई के द्वारा मानचित्र पर धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का बोध होता है, जबकि तलचिन्ह विधि दीवार आदि पर अंकित किसी चिन्ह से, कहने का मतलब तल चिन्ह में बेंचमार्क में वहां पर जो चिन्ह अंकित होता है उससे होता है, और स्थानांकित उसमें उस जगह की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है उसका होता है। जबकि यहाँ पर एक ये ज़्यादा बेंचमार्क है, उसमें जो लेवल होता है जहाँ पर वो निशान लगा होता है उसकी ऊंचाई से इसका मेजरमेंट होता है। स्थानांकित ऊंचाई केवल महत्वपूर्ण स्थानों की वास्तविक ऊंचाई का मानचित्र प्रदर्शन मात्र है, जबकि तलचिन्ह देश के विभिन्न भागों में आवश्यकता पड़ने पर औसत समुद्र तल से सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। स्थानांकित ऊंचाई के अंतर्गत धरातल के विशिष्ट लक्षण ऑब्जेक्ट सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि तलचिन्ह के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय स्टेशन विधि। त्रिकोणमितीय स्टेशन वे स्थान हैं जिनका उपयोग त्रिभुजीकरण व एवं सर्वेक्षण करते समय हुआ है। ये स्टेशन कई किलोमीटर दूर होते हैं। ऐसे बिंदुओं का स्टेशन को विशेष त्रिकोणमितीय विधि से औसत समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करके एक त्रिकोण बनाकर, एक त्रिभुज का ट्रायंगल बनाकर उसके दाहिने ओर वहां की ऊंचाई अंकित कर दी जाती है। मानचित्र में ऐसे स्थान धरातलीय ऊंचाई की धरातलीय स्थानों की ऊंचाई लघु त्रिभुजों से प्रदर्शित की जाती है। इन स्टेशनों की आवश्यकता भूगणितीय सर्वेक्षण, जियोडेटिक सर्वेक्षण में पड़ती है। तो आज हमने इस वीडियो में दो प्रकार की विधियां, एक है आपके गुण प्रधान विधि और दूसरी आपके मात्रा प्रधान विधि में विधियों का अध्ययन किया। इसी में आगे समोच्च रेखाओं का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। उसमें हमें प्रत्येक उसका, क्योंकि ये वाइवा में त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है, बेंचमार्क क्या है, स्पोर्ट साइज क्या है, आपके हैसूर क्या है, तो इनको हैसूर की आपको एक सीट बनानी है और इसका हमें वाइवा के हिसाब से इसको तैयार करना है। अगले वीडियो में हम समोच्च रेखा किसे कहते हैं, समोच्च रेखाओं की क्या गुण है, बनाई कैसे जाती है, किस प्रकार से इसका हम समोच्च रेखाओं से भू आकारों का प्रदर्शन करते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।